सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर थेरिकाडू की तुलना मंगल ग्रह से होती ही क्यों है। देखिए, बात सिर्फ लाल रंग की नहीं है, यहाँ का पूरा माहौल ही किसी दूसरी दुनिया जैसा महसूस होता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये लाल रेत का जो अजूबा है वो तमिलनाडु के थूथुकुडी और तिरुनेलवेली जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जरा सोचिए, एक विशाल कैनवस जिसे कुदरत ने लाल रंग से रंग दिया हो। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। इस रेत का रंग इतना गहरा लाल है क्यों? असल में इसका राज इसकी मिट्टी की बनावट में ही छिपा है। तो इसका राज है एक केमिकल, आयरन ऑक्साइड। जी हाँ, ये वही चीज है जो लोहे में जंग लगने पर उसे लाल भूरा बना देती है। और यही केमिकल इस पूरे रेगिस्तान को उसका अनोखा मंगल जैसा रंग देता है। लेकिन कहानी सिर्फ आयरन ऑक्साइड पर खत्म नहीं होती। यहाँ की मिट्टी में लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जैसे दूसरे खनिज भी खूब मिलते हैं। और इन सबका जो ये अनोखा मिश्रण है ना, वही थेरिकाडू की मिट्टी को इतनी खास पहचान देता है। चलिए, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये कमाल का लैंडस्केप आखिर बना कैसे। इसकी कहानी पता है, समुद्र की गहराइयों से शुरू होती है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि क्वाटरनरी पीरियड में ये पूरा का पूरा इलाका समुद्र के नीचे था। फिर हजारों सालों तक समुद्री जमाव और लगातार चलने वाली हवाओं ने मिलकर इस लाल रेत को बनाया। और इसी प्रोसेस से जन्म हुआ इन खूबसूरत रेत के टीलों का, जिन्हें वहां के लोग थिरिस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारे टीले एक जैसे नहीं हैं। यहाँ 3 अलग-अलग तरह के थेयर्स पाए जाते हैं। एक तो हैं अंतर्देशीय, दूसरे तट के पास वाले और तीसरे तटीय। और इनमें से जो तटीय थेयर्स हैं ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। मतलब हवा आज भी लगातार उनकी शक्ल बदल रही है। ऐसा कहा जाता है ना कि एक बंजर दिखने वाली जगह पर भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। थेरिकाडू का इकोसिस्टम इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस मुश्किल माहौल में कुछ बड़े खास जीवों ने अपना घर बनाया है। यहाँ आपको स्पॉटेड आउलेट, यूरेशियन केस्ट्रल और अनोखी फैन थ्रोटेड लिजर्ड जैसे जीव मिलेंगे, जिन्होंने खुद को इस लाल दुनिया के हिसाब से पूरी तरह ढाल लिया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि थेरिकाडू सिर्फ एक खूबसूरत जगह से कहीं ज्यादा है। ये उससे बहुत आगे की चीज है। शायद थेरिकाडू को समझने का सबसे अच्छा तरीका इस एक लाइन में छिपा है। ये पृथ्वी के बदलते इतिहास का जीता जागता सबूत है। ये सच में एक नेचुरल म्यूजियम की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हमारा प्लैनेट वक्त के साथ कैसे बदला है। और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर भारत में मंगल ग्रह जैसा एक रेगिस्तान मिल सकता है, तो हमारी पृथ्वी पर ऐसे और कितने अनजाने और कमाल के रहस्य छिपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम वृंदावन की गलियों से एक ऐसी कहानी की चर्चा करेंगे जो हकीकत को देखने के हमारे नजरिए पर सवाल खड़े कर सकती है। यह कहानी है गहरी आस्था की, एक बहुत ही अनमोल भेंट की और 2 अलग-अलग दुनियाओं की। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं, जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या इस दुनिया में, हमारी इस भौतिक दुनिया में किया गया कोई काम आध्यात्मिक दुनिया तक पहुंच सकता है? क्या रेत पर उंडेली गई कोई चीज भगवान तक पहुंच सकती है? तो हमारी कहानी शुरू होती है वृंदावन की पवित्र धरती से, जहां एक तरफ एक श्रद्धालु है और दूसरी तरफ एक ऐसी भेंट जो उसकी नजर में भगवान के लिए ही बनी है। सोचिए जरा, एक भक्त है जो बहुत दूर से बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आया है, और उसके हाथ में कोई मामूली भेंट नहीं है, बल्कि एक बेहद कीमती इत्र की शीशी है। उसका बस एक ही मकसद है कि इसे संत हरिदास के जरिए अपने आराध्य बांके बिहारी जी को अर्पित करना है। अब ये कोई ऐसा वैसा इत्र नहीं था। इसकी खासियत ही यही थी कि अगर शीशी को उल्टा भी कर दिया जाए तो भी ये एक साथ नहीं गिरता था, बस बूंद बूंद करके टपकता था। और इसकी खुशबू, उफ, ऐसी कि पूरे माहौल को दिव्य बना दे। तो जब वो भक्त संत हरिदास के पास पहुंचता है तो देखता है कि संत तो गहरी समाधि में लीन है। उनकी आंखें बंद हैं और चेहरे पर एक अजीब सी, एक दिव्य सी शांति और मुस्कान है। ऐसा लग रहा था मानो वो इस दुनिया में है ही नहीं। भक्त ने सोचा कि चलो इंतजार कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ
वो इतना अजीब और अप्रत्याशित था कि दुनिया का कोई भी तर्क उसे समझा नहीं सकता। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, संत हरिदास का शरीर तो वृंदावन में था उस भक्त के सामने, लेकिन उनकी चेतना, उनका मन, वो कहीं और था, एक दिव्य लीला का हिस्सा बन चुका था। वो एक ही समय में दो हकीकतों को जी रहे थे। अपनी उस समाधि में संत हरिदास देख रहे थे कि राधा और कृष्ण होली खेल रहे हैं। कृष्ण ने राधा रानी को रंग से सराबोर कर दिया। अब जब राधा रानी ने जवाब देने के लिए अपनी कमोरी यानी अपना पात्र उठाया तो क्या देखती हैं कि वो तो खाली है। और बस यही देखकर संत हरिदास के मन में सेवा की एक लहर दौड़ गई। और फिर संत ने कुछ ऐसा किया कि उस भक्त का तो दिल ही बैठ गया। उन्होंने समाधि में बैठे बैठे ही उस भक्त की लाई हुई कीमती इत्र की शीशी उठाई, उसका ढक्कन खोला और उसे पूरा का पूरा रेत पर उंडेल दिया। सोचिए जरा उस भक्त पर क्या बीती होगी। यहीं पर दो दुनियाएं एक हो गईं। जो भक्त को दिख रहा था वो ये था कि एक कीमती तोहफा मिट्टी में बर्बाद हो रहा है, लेकिन संत हरिदास की दुनिया में, उनकी चेतना में वही इत्र राधा रानी की खाली कमोरी को भर रहा था, उनकी लीला को पूरा कर रहा था। जाहिर है भक्त का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी इतनी कीमती भेंट, इतनी श्रद्धा सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन संत का आदर था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब संत अपनी समाधि से बाहर आए तब इस रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ, और वो भी एक ऐसे चमत्कारी ढंग से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संत ने आंखें खोलीं और उस परेशान भक्त को देखा। वो उसकी हालत समझ गए। उन्होंने बस इतना कहा, भैया पहले आप अंदर जाइए और बिहारी जी के दर्शन तो कराइए। भारी मन से वो भक्त जैसे ही मंदिर के अंदर गया, वो हैरान रह गया। पूरा का पूरा मंदिर उसी दिव्य जानी पहचानी खुशबू से महक रहा था, वही खुशबू जिसे उसने कुछ देर पहले रेत में बर्बाद होते देखा था। और फिर जब उसकी नजर बांके बिहारी जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसके तो होश ही उड़ गए। बांके बिहारी जी सिर से लेकर पांव तक उसी इत्र में नहाए हुए थे। वो भेंट जिसे भक्त ने बर्बाद समझा था, वो चमत्कारिक रूप से अपनी सही मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उस एक पल में भक्त को सब कुछ समझ आ गया। उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से गुस्सा या दुख नहीं, बल्कि प्रेम और अपनी सोच पर पछतावा के आंसू बहने लगे। वो फौरन वापस संत के पास भागा। अब वो उस अजीब से दिखने वाले काम के पीछे का गहरा सबक समझने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने संत के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसे ये एहसास हो गया था कि उसने अपनी इन छोटी सांसारिक आंखों से एक बहुत बड़ी, एक दिव्य लीला को परखने की कितनी बड़ी गलती की थी। तब संत हरिदास ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, भैया फर्क बस इतना है कि तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो और मैं इस संसार को भी भगवान की दृष्टि से देखता हूं। यही है सारा खेल, नजरिए का फर्क। एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग हकीकतें। सांसारिक नजरिए को सिर्फ मिट्टी, महंगा इत्र और बर्बादी दिखी, वहीं आध्यात्मिक नजरिए ने उसी में भगवान की लीला, सेवा का एक मौका और एक सफल भेंट देखी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी दुनिया वही है जो हमारी ये आंखें देखती हैं, या फिर हमारी असलियत, हमारा संसार वो है जिसे हम अपने नजरिए से बनाते हैं? शायद दुनिया को बदलने के लिए हमें दुनिया को नहीं, बल्कि उसे देखने वाली अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। आज जो कहानी हम सुनेंगे वो रिश्तों की गहराई और हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। इसका नाम है एक पिता का अनोखा मुकदमा। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं और शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो किसी को भी चौंका दे। आखिर कोई पिता अपने ही बेटे पर केस क्यों करेगा? है ना सोचने वाली बात? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। कहानी का सीन है एक अदालत का कमरा, जहां का माहौल थोड़ा अलग सा है। सबकी नजरें एक बुजुर्ग थके हुए आदमी पर टिकी हैं। कमर झुकी हुई है, हाथ कांप रहे हैं, पर आंखों में एक अजीब सी उम्मीद लिए वो जज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जज साहब ने जब उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में अपनी बात रखी। उनकी मांग सीधी सादी थी, लेकिन उससे अदालत में पेश करने का तरीका वो थोड़ा अजीब था। जज साहब ये सुनकर चौंक गए।
उन्होंने कहा, ये तो आपका हक है, इसके लिए कोर्ट आने की क्या जरूरत थी? इस पर पिता ने जो कहा उसने जज साहब को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं साहब, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर पैसे की जरूरत ही नहीं है तो फिर ये मांग क्यों? खैर, जज साहब के आदेश पर बेटे को अदालत में बुलाया गया। अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आने वाला था, बेटे का नजरिया। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। अपने पिता की मांग सुनकर बेटा तो जोर से हंस पड़ा। उसे लगा जैसे कोई मजाक चल रहा हो, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो बस पैसे पर था। उसने सोचा, जब पिताजी के पास खुद इतना पैसा है तो ये मांग कितनी अजीब है। और ये मांग थी भी कितने की? सिर्फ 100 रुपए की। सोचिए, इतनी छोटी सी रकम के लिए एक पिता अपने बेटे को अदालत तक खींच लाया। ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। साफ था कि इस मुकदमे का असली मकसद पैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जज साहब ने थोड़ी कठोर आवाज में अपना फैसला सुनाया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि बेटे को हर महीने अपने पिता को 100 रुपए देने होंगे, और वो भी खुद अपने हाथों से। कानूनी तौर पर तो केस खत्म हो गया था, लेकिन जज साहब का मन बेचैन था। वो जानते थे कि असली मामला अभी सुलझा नहीं है। असली कहानी तो अब सामने आने वाली थी। सुनवाई खत्म होने के बाद जज साहब ने पिता को अपने चेंबर में बुलाया। वो इस अजीब से केस के पीछे की असली वजह जानना चाहते थे, और बस वहीं पर उस पिता का असली दर्द छलक पड़ा। पिता की आंखें भर आईं। रुंधे हुए गले से उन्होंने जो कहा वही इस कहानी का दिल था। वो बोले, जज साहब, मेरा बेटा अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि सालों बीत गए उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। उन्होंने आगे बताया कि वो बस अपने बेटे से मिलने का कोई बहाना, कोई वजह ढूंढ रहे थे। यह मुकदमा कोई मांग नहीं थी, बल्कि एक बेटे से मिलने की एक पिता की बेबस कोशिश थी। और यहीं पर दोनों के सोचने का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ पिता थे जिनके लिए यह मुकदमा अपने बेटे से जुड़ाव का एक पल पाने का जरिया था, और दूसरी तरफ था बेटा जिसके लिए यह सिर्फ पैसे का एक मामला था। पिता ने अपनी असली इच्छा बताई। मैंने ये 100 रुपए की छोटी सी मजबूरी इसलिए बनाई ताकि वो महीने में एक बार ही सही मेरे पास आए, मेरा चेहरा देखे और मुझसे 2 पल बात कर ले। ये सुनकर जज साहब भी भावुक हो गए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने पिता से कहा कि अगर ये बात उन्होंने पहले बताई होती तो वो उनके बेटे को इस लापरवाही के लिए जरूर कोई सजा देते। लेकिन एक पिता का दिल देखिए। उन्होंने तुरंत मना कर दिया। कहा, नहीं जज साहब, वो मेरा बेटा है। मैं उसे तकलीफ में कैसे देख सकता हूं? मुझे सजा नहीं, मुझे तो बस उसकी एक झलक चाहिए थी। उस दिन अदालत में मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम थीं। ये अनोखा मुकदमा सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत गहरी सीख थी, रिश्तों की असली कीमत के बारे में। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि रिश्तों की असली कीमत पैसों में नहीं, बल्कि उन अनमोल पलों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। असली दौलत उन्हें अपना समय देना है। इस कहानी को एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, पर माँ की गोद जैसा सुकून और पिता के कंधे जैसा सहारा नहीं मिलता। अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि आखिर में यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। चलिए एक हलचल भरे बाजार की कल्पना करते हैं। हवा में मसालों और कहानियों की महक है, और उसी शोरगुल के बीच एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी सौदागर से जो कुछ ऐसा बेच रही थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सोचिए जरा, एक औरत एक साधारण सा मटका और कुछ प्याले लेकर बैठी है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा है कि पूरा बाजार एक पल के लिए थम सा जाता है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो पाप बेच रही है। जी हां, पाप। अब देखिए, इतनी अजीब बात होगी तो किसी ना किसी का ध्यान तो खींचेगी ही, और ये आवाज पहुंचती है महाकवि कालिदास के कानों में। अब वो ठहरे कवि, शब्दों के पारखी। उन्हें ये समझना ही था कि आखिर माजरा क्या है। कालिदास, जिन्होंने न जाने कितने ग्रंथ पढ़े थे, वो हैरान रह गए। पाप, और वो भी एक मटके के अंदर? ये भला कैसे हो सकता है? मतलब पाप तो कोई भावना है, कोई कर्म है, कोई चीज थोड़ी है जिसे ऐसे बेचा जा सके। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे उन्हें सुलझाना ही था। उस औरत ने बड़े ही शांत भाव से उनकी बात मान ली और इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया।
उसने कहा कि हाँ, मैं पाप ही बेच रही हूं। और कमाल की बात यह है कि लोग ये जानते हुए भी अपनी मर्जी से पैसे देकर इसे खरीद रहे हैं। तो अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कालिदास ने जब पूछा कि भाई ऐसा क्या है इस मटके में, तो उस औरत ने जो बताया वो इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। उसने बताया कि इस एक मटके में एक नहीं बल्कि पूरे 8 पाप बंद हैं। और वो सूची कुछ ऐसी थी। सबसे पहले आता है क्रोध। जब क्रोध आता है तो इंसान की बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नहीं रहती तो उसका मान सम्मान, उसका यश भी मिट्टी में मिल जाता है। फिर वो अपने ही परिवार पर अत्याचार करने लगता है। चोरी, झूठ, अनैतिकता, एक एक करके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, और आखिर में उसका स्वास्थ्य भी जवाब दे देता है। ये सिर्फ पापों की लिस्ट नहीं थी, ये तो किसी भी इंसान की बर्बादी का पूरा खाका था। कालिदास तो और भी चकरा गए। उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, लेकिन पाप की ऐसी परिभाषा तो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी। एक ही चीज से ये 8 पाप कैसे जुड़े हो सकते हैं, ये बात उनकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। अब तो उत्सुकता अपनी हद पार कर चुकी थी। कालिदास से रहा नहीं गया और उन्होंने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो इस पूरी पहेली को सुलझा सकता था। आखिर इस मटके में है क्या? और तब उस औरत ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, एक ऐसा शब्द जिसमें वो 8 पाप समाये हुए थे। उसने कहा, मटके में है शराब। अब देखिए, ये सिर्फ एक पहेली का हल नहीं था, ये तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा सबक था। चलिए अब देखते हैं कि इस एक जवाब ने कालिदास पर क्या असर डाला और क्यों उन्होंने उस साधारण सी दिखने वाली औरत की बुद्धि को प्रणाम किया। और जैसे ही यह जवाब मिला, सारी गुत्थियां एक झटके में सुलझ गईं। सोचकर देखिए, क्या यह सच नहीं है? शराब पीने के बाद इंसान को गुस्सा आता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, समाज में उसकी इज्जत चली जाती है, और नशे में वो अपने ही परिवार वालों के साथ क्या क्या नहीं करता। वो पूरी लिस्ट शराब की लत के विनाशकारी रास्ते का एकदम सटीक वर्णन थी। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि कालिदास शराब की बुराइयों से प्रभावित नहीं हुए। वो तो सब जानते थे, वो प्रभावित हुए उस औरत के ज्ञान से, उसकी गहरी समझ से। उसने शराब को सिर्फ एक पेय नहीं कहा, उसने उसे उसकी असली पहचान दी, 8 पापों का स्रोत। यही तो असली बुद्धिमानी थी। और कालिदास ने हाथ जोड़कर उस औरत से कहा कि मैं तुम्हारा आभारी हूं। कमाल की बात यह है कि तुम जानती हो कि यह पाप है और तुम इसे पाप कहकर ही बेच रही हो, मतलब तुम कुछ छुपा नहीं रही, और फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं। यह इंसान के स्वभाव पर कितनी बड़ी टिप्पणी थी। अब यह कहानी भले ही बहुत पुरानी है, लेकिन इसका संदेश वो आज भी उतना ही सच्चा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज का जो बाजार है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसी तरह पाप के रूप में बेची जा रही हैं। ऐसी कौन सी आदतें, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो नुकसानदायक हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपनाते हैं। ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 21 दिन के ब्लूप्रिंट की, एक ऐसा प्लान जो हमारी सोच की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग है, वो हमारी एबिलिटी से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है? यही सवाल आप समझिए आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब सच कहूं तो जितना सीधा है उतना ही हैरान करने वाला भी है। ये हमारा नजरिया ही है, हमारा एटीट्यूड जो हमारी जिंदगी को एक डायरेक्शन देता है। और यही वो मूल मंत्र है जिसे आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। इस बात को समझने के लिए चलिए एक असली कहानी पर चलते हैं, थॉमस एडिसन की कहानी। एक ऐसा सबक जो हमें दिखाता है कि पर्सपेक्टिव की, यानी नजरिए की असली ताकत क्या होती है। ये नंबर देखिए, 10,000। पता है ये क्या है? कहा जाता है कि लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में थॉमस एडिसन इतनी बार, जी हां 10,000 बार फेल हुए थे। अब आप ही सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये तो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है ना। लेकिन एडिसन, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका वो फेमस कोट तो सुना ही होगा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो काम नहीं करते। जरा सोचिए इस बात पर, घटना एक ही है, नाकामी, पर उसे देखने का ढंग, बस उसी ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक पावरफुल माइंडसेट है। तो अब सवाल ये उठता है कि एडिसन जैसा माइंडसेट आखिर बनाया कैसे जाए। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है,
ये एक प्रोसेस है और यहीं पे एंट्री होती है हमारे 21 दिन के फॉर्मूला की। अच्छा, पर 21 दिन ही क्यों? 20 या 25 क्यों नहीं? इसके पीछे एक साइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में कहें तो जब हम कोई भी काम या सोच बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक नया रास्ता सा बन जाता है, एक न्यूरल पाथवे। और करीब करीब 21 दिनों में ये रास्ता इतना पक्का हो जाता है कि वो एक आदत में बदल जाता है। तो फिर इस आदत को बनाने का तरीका क्या है? ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये 5 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स पर टिका है। तो चलिए एक एक करके इन सभी कदमों को समझते हैं। तो ये है वो 5 कदम। पहला, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। दूसरा, कुछ इंस्पायरिंग पढ़ना। तीसरा, दूसरों पर फोकस करना। चौथा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। और 5वां, कंटेंटमेंट यानी संतोष की प्रैक्टिस करना। यही 5 मिलकर हमारे पुराने थिंकिंग पैटर्न को तोड़ते हैं और एक नया पैटर्न बनाते हैं। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, अपने विचारों पर काबू पाना। मतलब जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल है, तो उसे पकड़िए और कॉन्शियसली उसे बदलिए। नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की। और एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताता हूँ। रोज रात को सोने से पहले एक डायरी में उस दिन की सिर्फ एक अच्छी बात लिखिए, बस एक। ये छोटी सी दिमागी कसरत धीरे धीरे हमारे ब्रेन को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेन कर देती है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, जो है सही दिमागी खुराक। देखिए, जैसे बॉडी के लिए अच्छा खाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए अच्छे थॉट्स। तो अगले 21 दिनों के लिए एक रूल बना लीजिए। कुछ भी ऐसा पढ़ना या सुनना है जो मन को अपलिफ्ट करे, ना कि डाउन। वो मोटिवेशनल किताबें हो सकती हैं, अच्छी कहानियां हो सकती हैं, या कुछ स्पिरिचुअल भी हो सकता है। सिंपल सा हिसाब है, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही तो आउटपुट मिलेगा। तीसरा कदम, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। ये है अपना फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर लगाना। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, साइंस भी यही कहती है। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अगले 21 दिन रोज किसी के लिए एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए। आप खुद देखेंगे कि अपनी परेशानियां कितनी छोटी लगने लगती हैं। चौथा कदम हमारी फाउंडेशन है, हमारी हेल्थ। इसको ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और हमारा मन उसका सॉफ्टवेयर। अब अगर हार्डवेयर ही ठीक से नहीं चलेगा तो सॉफ्टवेयर तो हैंग होगा ही, राइट? इसीलिए अच्छी नींद, प्रॉपर न्यूट्रिशन और रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक, ये नॉन नेगोशिएबल हैं, ये जरूरी हैं। और अब 5वां और शायद सबसे जरूरी कदम, संतोष यानी कंटेंटमेंट की प्रैक्टिस। इसका मतलब सिर्फ एक है, जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना, न कि उस पर जो नहीं है। और इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। हर सुबह उठकर मोबाइल उठाने से पहले बस एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल हैं। ये एक छोटी सी आदत कंपैरिजन की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। और अब देखिए, ये 5 कदम हमें वापस एडिसन की कहानी पर ले आते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, अपने विचारों को कंट्रोल किया, उनका फोकस दूसरों की लाइफ बदलने पर था और वो प्रोसेस के साथ कंटेंट थे, हर फेलियर पर निराश नहीं हुए। देखा आपने, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो ब्लूप्रिंट अब हमारे सामने है, जानकारी मिल चुकी है। अब असली चैलेंज शुरू होता है, इसे एक्शन में लाने का। अब सवाल ये नहीं है कि अगला कदम क्या है, असली सवाल तो ये है कि पहला कदम उठाने से हमें रोक क्या रहा है। बस एक बात याद रखिए, 21 दिन और सोचने का एक बिल्कुल नया अंदाज। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने का एक मौका है। है जो कभी कभी दम नहीं तोड़ती। ये कहानी एक बिखरे हुए परिवार की है, एक खोई हुई बच्ची की और उसके घर वापसी के एक बहुत लंबे सफर की। ये कहानी है आरोही की। सोचिए, बस एक पल, एक लम्हा और एक परिवार की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का वो शोर, वो भीड़, और उसी भीड़ में बस एक पल के लिए मां की आंख झपकी और एक हंसता खेलता परिवार मानो टूटकर बिखर गया। आरोही के माँ बाप सोलापुर से आए हुए बहुत ही आम लोग थे। अपनी बच्ची के इलाज के लिए मुंबई आए थे और जाहिर है सफर की थकान तो थी ही। पर उन्हें क्या पता था,
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पल की थकान उन्हें जिंदगी भर के एक ऐसे इंतजार में ढकेल देगी जो कभी खत्म ही नहीं होता। और उस एक पल के बाद शुरू हुआ 6 महीनों का एक लंबा, बहुत ही दर्दनाक सफर। एक ऐसा सफर जहां हर दिन, हर गुजरता दिन अपने साथ बस गहरी खामोशी और भारी निराशा लेकर आ रहा था। 6 महीने, जरा सोचिए, 6 महीने। इतना वक्त तो किसी भी उम्मीद को तोड़ कर रख देने के लिए काफी होता है ना? है ना? वो 6 महीने जब एक बाप की आंखों से नींद ही गायब हो गई और एक मां के गले से एक निवाला तक नहीं उतरता था। उनकी आंखें बस हर आते जाते चेहरे में अपनी बेटी को ढूंढती रहती थीं। उनका हर दिन बस एक ही अंतहीन चक्कर में कट रहा था। आज इस पुलिस स्टेशन तो कल उस पुलिस स्टेशन, इस ट्रेन के डिब्बे में तो फिर उस ट्रेन के डिब्बे में, झुग्गियों में, अनाथालयों की तंग गलियों में बस भटकते रहना। और हाथ में अपनी बेटी की वही एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर, हर अजनबी को दिखाते हुए बस एक ही उम्मीद के सहारे कि शायद कोई उसे पहचान ले। लेकिन एक तरफ जब मुंबई में एक परिवार इस तरह टूट रहा था, बिखर रहा था, तो वहीं 1000 किलोमीटर दूर वाराणसी में आरोही की अपनी कहानी एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले रही थी। ये बड़ा अजीब है, पर उस वक्त ना 2 दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ मुंबई में एक माँ थी जिसने खाना पीना छोड़ दिया था, एक पिता था जिसकी नींद उड़ चुकी थी, और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर वाराणसी में एक छोटी सी बच्ची एक नया नाम सीख रही थी, काशी। लेकिन दिन के उजाले में ये नया नाम सीखने वाली बच्ची रात के अंधेरे में चुपके से अपनी आई को याद किया करती थी। लेकिन देखिए, इस गहरी निराशा के बीच भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की लौ टिमटिमा तो रही थी, और वो लौ थी मुंबई पुलिस। उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि फाइल बंद नहीं होगी। शहर के हर प्लेटफॉर्म पर, हर दीवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ था जो एक छोटी सी लेकिन बहुत जिद्दी उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। मगर वही बात, 6 महीने, ये बहुत लंबा वक्त होता है। उम्मीदें अब सच में दम तोड़ रही थीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो सकता था जिसने इस लगभग खत्म हो चुकी कहानी को पूरी तरह से पलटकर रख दिया? कहते हैं ना कि किस्मत अपनी कहानी खुद लिखती है। हुआ ये कि जून में आरोही वाराणसी में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। महीने बीतते गए, पुलिस चुपचाप अपना काम करती रही, पोस्टर लगाती रही। और फिर 13 नवंबर को एक लोकल रिपोर्टर की नज़र उस पोस्टर पे पड़ी, और उसके बाद आई सिर्फ एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और बस उस एक फ़ोन कॉल ने जैसे महीनों के अंधेरे को चीर दिया हो। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक वीडियो कॉल हुई, उस पे पहचान के आंसू थे, और फिर वहीं से शुरू हुआ आरोही का अपनी आई के पास वापस लौटने का सफर। 6 महीने के गहरे सन्नाटे के बाद पिता के मुंह से बस ये 2 वाक्य निकले, ये मेरी आरोही है, ये मेरी बच्ची है। वीडियो कॉल की स्क्रीन पर अपनी बेटी को देखकर वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे थे, वो एक टूटे हुए दिल की आवाज थी जो इतने महीनों बाद आखिरकार फिर से धड़कने लगी थी। और फिर चिल्ड्रंस डे के दिन जब आरोही मुंबई लौटी तो एयरपोर्ट पर एक ऐसा सीन था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आमतौर पर बच्चे पुलिस की वर्दी देखकर थोड़ा डर जाते हैं ना, पर आरोही सामने खाकी वर्दियों का समंदर देखकर वो डरी नहीं, वो भागी, लेकिन उनसे दूर नहीं, सीधा उनकी गोद की तरफ। एक पुलिस ऑफिसर की गोद में कूदकर जब वो खिलखिलाई तो जैसे पूरे एयरपोर्ट का माहौल ही जिंदा हो गया। और फिर वो पल आया जब उसके माता पिता ने उसे अपनी बाहों में भरा, तो ऐसा लगा जैसे 6 महीनों का वो घना अंधेरा बस उस एक गले लगने में हमेशा हमेशा के लिए छट गया हो। तो ये कहानी सिर्फ एक खोई हुई बच्ची के मिल जाने पर खत्म नहीं होती। असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है उस वर्दी के पीछे छिपी इंसानियत की और उस जज्बे की जो कभी हार मानना जानता ही नहीं। देखिए, उस एक मुलाकात ने ना कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। एक माँ के घर में फिर से लोरियां गूंजने लगीं। एक पिता ने महीनों बाद नींद में मुस्कुराना सीखा। और वो पुलिस वाले, वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में एक जिंदगी को लौटाने के उस एहसास को, उस खुशी के वजन को कभी नहीं भूल पाएंगे। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि कभी-कभी एक वर्दी सिर्फ चोरों को नहीं पकड़ती, वो खोए हुए बच्चों को उनकी मां के दिल तक वापस छोड़कर भी आती है।
नमस्कार। और देखते हैं कि कैसे हमारी दिनचर्या ही असल में हमारी मंजिल तय करती है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं कि आखिर हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को बनाता कौन है? क्या ये हमारी किस्मत है, या शायद दूसरे लोग हैं, या फिर कोई और ही शक्ति है जो सब कुछ तय कर रही है? जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। हमारी आदतें, हाँ, वही छोटे छोटे काम जो हम हर रोज करते हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं, वही असल में हमारे भविष्य की इमारत का एक एक पत्थर रख रहे होते हैं। तो फिर इन आदतों में ऐसी क्या खास बात है? असल में ये सिर्फ काम नहीं है। सोचिए, ये तो उन कारीगरों की तरह हैं जो चुपचाप हर रोज हमारे कल को एक शक्ल दे रहे हैं। आइए इनकी ताकत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हर दिन उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य के उस विशाल महल में लगी एक ईंट की तरह है। मतलब हमारा भविष्य कोई जादू से नहीं बनता, बल्कि ये तो बस हमारे रोजाना दोहराए जाने वाले कामों का ही नतीजा है। लेकिन इन सारी आदतों को एक साथ बांध कर रखने वाली एक चीज है, एक गोंद है जो इन्हें असली मजबूती देती है, और वो है नियमितता। यही वो ताकत है जो हमारी मामूली सी कोशिशों को भी असाधारण नतीजों में बदल सकती है। तो नियमितता का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ रोज काम करना? नहीं, इसका मतलब है हर काम को एक तय समय पर और पूरी ईमानदारी के साथ करना। मतलब बात सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि उसे किस नियत और लगन से किया जा रहा है उसकी है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर ध्यान दें तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। देखिए, नियमितता से सबसे पहले अनुशासन आता है। जब अनुशासन आ जाता है तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो जिम्मेदारी की भावना भी जागती है। ये तीनों मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। और यही तो सारी बात का निचोड़ है। दुनिया के बड़े से बड़े लक्ष्य, चाहे वो पहाड़ चढ़ने जैसा बड़ा लक्ष्य हो या कोई नया हुनर सीखना हो, वो सब छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयासों से ही पूरे होते हैं। हर दिन की थोड़ी सी मेहनत ही जीत का रास्ता तैयार करती है। तो ये तो साफ है कि नियमित रहने से सफलता मिलती है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, सफलता तो मिल गई, लेकिन ये सब किस लिए? क्या सिर्फ सफल होना ही काफी है, या इस सफलता का कोई गहरा मकसद भी होना चाहिए? और बस यहीं से बात सफलता से हटकर जिंदगी के असली मतलब पर आ जाती है। ये एक बहुत ही निजी सफर है जहां हर किसी का रास्ता और हर किसी की मंजिल एकदम अलग होती है। ये कितनी गहरी बात है ना? अक्सर हमें समाज से, दूसरों से ये बताया जाता है कि क्या जरूरी है, क्या हासिल करना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी का असली मतलब वो तो हमें अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। बिल्कुल, और ये बात उसी पिछले विचार को और पुख्ता करती है। भाई, जब जिंदगी हमारी है तो उसके मायने तय करने का हक भी तो हमारा ही होना चाहिए। हम ही अपनी कहानी के लेखक हैं। तो जब कोई अपनी जिंदगी का मतलब खोजता है तो आम तौर पर जीने के दो बड़े रास्ते सामने आते हैं। ये दो अलग अलग नजरिए हैं जो तय करते हैं कि कोई अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा। चलिए देखते हैं ये दो नजरिए क्या हैं। ये देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। एक नजरिया है इकट्ठा करने के लिए जीना, यानी पैसा, चीजें, सामान, ये सब जमा करना। और दूसरा नजरिया है इकट्ठा रहने के लिए जीना, यानी रिश्तों को, प्यार को, साथ को अहमियत देना। रास्ते दोनों हैं और चुनना हमें है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या, हमारी हर रोज की मेहनत, वो आखिर किस बड़े मकसद को पूरा कर रही हैं? क्या वो इकट्ठा करने के लिए हैं या फिर इकट्ठा रहने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और से नहीं, बल्कि हमें खुद अपने अंदर से खोजना है।